अभी हम बात करने वाले हैं रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में। मेटल्स की प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग कैसे की जाती है उसको हम समझेंगे बारीकी से एक एक पॉइंट को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा गया उसको पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं, देखो क्या लिखा गया कि मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेरियस मेथड कंटेन सम इम्प्योरिटीज, दस दे आर रिक्वायर्ड टू रिफाइंड। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो भी मेटल्स होते हैं वो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीक़ों से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, और जिसमें क्या होती है बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। तो इनको क्या करना चाहते हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है साफ़ करने की, रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिफाइंड यूजिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यानी कि ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा क्या होते हैं, रिफाइन किए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे आपके क्या हो गए, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा क्या जाता है, रिफाइन किया जाता है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया गया है। तो इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि मेटल्स को रिफाइन करने के लिए आपको सिंपल सा एक डायग्राम बनाया गया है, जहाँ पर आप देखेंगे तो एक राड डाला गया है। कहाँ पर, इसमें एक क्या एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन के अंदर क्या है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का CuSO4 का क्या है, ये सोल्यूशन है, CuSO4 का सोल्यूशन है। अब इस CuSO4 की सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर दो राड डाले गए हैं, एक आपका एनोड है और दूसरा क्या है आपका कैथोड है। ठीक है, इनको चाबी के द्वारा जोड़ा गया है। जैसे ही अगर हम बात करते हैं चाबी को चालू करेंगे तो ये जो आपके आयंस हैं यानी कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर्स हैं वो क्या होंगे, अपने कैथोड और एनोड की तरह अपने अपने चार्ज के थ्रू क्या होंगे, ये भागना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती हैं, वो बैठ जाती हैं और बाकी जो आपके कैथोड एनोड होते हैं वो क्या होते हैं, रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा गया है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है उसको समझिए। अब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करते हैं तो इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करते हैं, अ लैम्प और a lump of impure metals and a thin strip of pure metal are dipped in salt solution of metal due to the refined metal to be refined। यानी कि बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन में क्या होता है, एक इम्प्योर मेटल्स जो होती है उसको रिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक लंप ऑफ इम्प्योर मेटल की, ठीक है, इम्प्योर मेटल की एक लंप जो होती है, अब हम बात करते हैं इम्प्योर मेटल की जो अभी आपकी चीज़ें होती है उसको, और एक प्योर मेटल की जो रॉड होती है, स्ट्रिप होती है, उसको डिप किया जाता है साल्ट सॉल्यूशन में मेटल के रिफाइन करने के लिए। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है थ्रू द सॉल्यूशन से प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर द थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। यानी कि जो आपके प्योर मेटल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होते हैं, जो आपके थीन स्ट्रिप होती है मेटल की, प्योर मेटल की, उसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम अ लम्प से आप इम्प्योर मेटल, ठीक है, इम्प्योर मेटल के लंप से यानी कि सॉल्यूशन से। इन दिस, इसमें प्योर मेटल इज यूज्ड एज एनोड एंड प्योर मेटल इज यूज्ड एज अ, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इम्प्योर मेटल होते हैं क्या होते हैं, एनोड की तरफ चले जाते हैं, और जो आपके प्योर मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कैथोड की तरफ चले जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करते हैं अब कॉपर, यानी कि कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं उसको समझते हैं। देखिए, अ लंप ऑफ, जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिएगा बेटा, a lump of impure copper metal and a thin strip of pure copper is dipped in the solution of copper sulfate। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल की जो आपकी कॉपर सल्फेट होती है उसको लंप बना करके, और एक क्या होता है शुद्ध कॉपर मेटल की राड को क्या करते हैं हम सोल्यूशन के अंदर दबाते हैं या डालते हैं। इम्प्योर लंप जो होते हैं वो मेटल में क्या होते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं विथ द पॉजिटिव पोल, जो कि आपके इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉपर CuSO4 की बात करते हैं तो कॉपर के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और सल्फेट के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये जो अब हम बात करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हम जब कॉपर की राड डालते हैं तो जो सल्फेट होता है बेटा क्या होता है, वो प्लस माइनस होता है, और वो प्लस की तरफ जाकर के यानी कि कॉपर की राड से क्या होता है, चिपकना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया उसको समझिए। Impure lump of metal is connected with the positive poles
एंड थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोल। यानी कि कुछ क्या होते हैं पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल पर चिपक जाते हैं, यानी कि जो कि पॉजिटिव होगा सॉल्यूशन के अंदर वो नेगेटिव पोल की ओर चला जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा नेगेटिव पोल की ओर जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव पोल की तरफ आ जाएगा और इस तरीके से आसानी से प्यूरिफाई कर लिया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं सोल्यूशन से पास करते हैं तो प्योर मेटल फ्रॉम एनोड मूव टूवर्ड द कैथोड। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्योर मेटल होते हैं वो एनोड जो होते हैं वो क्या होते हैं कैथोड की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं एंड इज डिपॉजिटेड ओवर इट, और उस पर क्या होते हैं ये डिपॉजिटेड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मेटल आर सेटल्ड नियर द बॉटम ऑफ एनोड। यानी कि अगर बात करते हैं जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती है एनोड के निचले सतह पर जाकर के चिपक जाती है इन सोल्यूशन यानी कि विलयन में। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है सेटल इम्प्योरिटीज इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड द एनोड मड। उसको क्या कहते हैं एनोड मड कहते हैं, जो एनोड के नीचे जाकर के इम्प्योरिटी बैठ जाती है उसको एनोड मड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कॉपर होता है वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन कोलास करता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पर कॉपर प्लस आयन आ जाता है और जो कॉपर प्लस आयन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कॉपर के रूप में आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कोरोजन, सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं कोरोजन क्या होता है। तो जब कभी आपका मेटल जो होता है मेटल की धातु जो होती है मेटल जो होता है या फिर मेटल से बने हुए जो सामान होते हैं वो जैसे कि हम बात करते हैं रॉड हो गया खिड़की हो गया ये सभी क्या हो गया जब उसमें खराबी आने लगती है तो उसको क्या कहते हैं कोरोजन या रस्टिंग के नाम से जानते हैं। कोरोजन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल कीप इन द रिएक्टिंग विथ एटमॉस्फेरिक एयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कोरोजन में क्या होता है जो ज़्यादातर मेटल होते हैं उसको रखा जाता है रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर से, ठीक है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ओवर द मेटल। यानी कि इसका मतलब क्या होता है जब ये एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनकी परत पर उनके ऊपरी सतह पर क्या होता है एक लेयर बन जाता है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन द अंडरलाइनिंग लेयर ऑफ मेटल कीप ऑन द गेटिंग लॉस्ट। अगर हम बात करते हैं लंबे समय तक इनको रखा जाए खुले में और वहाँ पर क्या होता है जब मेटल जो होती है उसके ऊपर लेयर बनता है तो धीरे धीरे मेटल क्या होता है खराब होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द कन्वर्जन इनटू द ऑक्साइड में या सल्फाइड के रूप में बदलकर या फिर कार्बोनेट के रूप में बदलकर। यानी कि जैसे हम बात करते हैं तो हमारा जो मेटल होता है बेटा उस मेटल को अगर हम रख देते हैं लंबे समय तक बाहर खुला छोड़ देते हैं नम हवा में छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका मेटल ऑक्साइड के रूप में यानी कि आयरन ऑक्साइड के रूप में बदलना शुरू हो जाते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं कोई दूसरा मेटल है तो वो कार्बोनेट के रूप में या फिर सल्फेट के रूप में हो करके क्या होता है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मेटल गेट्स इटेन अप, और इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है मेटल खा जाया जाता है खत्म हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोरोजन, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है कोरोजन कहलाती है। अब बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की रस्टिंग क्या होती है उसको समझ लीजिए। देखो यहाँ पर आयरन की रस्टिंग की बात करते हैं, जस्ट एक सेकंड बेटा। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। यानी कि अगर हम बात करते हैं कोरोजन का कोई बेसिक एग्जांपल है तो वो क्या है आपका एक ही है रस्टिंग ऑफ आयरन। कहने का मतलब क्या है कि जब आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड जिसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है और धीरे धीरे ये क्या होता है समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया बेटा, यहाँ पर देखिए जस्ट एक सेकेंड देखो वेन आयरन आर्टिकल्स लाइक द गेट्स, यानी कि गेट की आयरन आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है आयरन के बने हुए जो सामान होते हैं जैसे गेट हो गया ग्रिल हो गया फर्नीचर हो गया या फिर हम बात करते हैं फेंसिंग हो गया, ठीक है। या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रेंच हो गया टेबल हो गया जो आयरन का बना हुआ है तो रेलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं खराब होना शुरू हो जाती है। कम इन कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्ट प्रेजेंट, ठीक है मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि हवा में जो नमी उपस्थित होती है उसके साथ संपर्क में आने पर द अपर लेयर ऑफ आयरन टर्न्स इनटू द आयरन ऑक्साइड। जो अपर लेयर होती है क्या होती है आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। आयरन ऑक्साइड इज ब्राउन रेड इन द कलर। जो आयरन ऑक्साइड क्या होता है ब्राउन रेड इन कलर होता है जिसको क्या कहते हैं हम रस्ट के नाम से यानी कि मूर्छा या जंग के नाम से जानते हैं। द फेनामिनन इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस तरीके को इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है तो उसको भी समझेंगे बाद में, पहले हम पढ़ते थे इसको पॉइंट को। देखो अगर हम बात करते हैं सिंपल सी पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि
इफ़ रस्टिंग इज़ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, यानी कि जो रस्टिंग है उसको सुरक्षा नहीं किया गया है, द होल आयरन आर्टिकल्स वुड टर्न इनटू द आयरन ऑक्साइड, संपूर्ण आयरन से बना हुआ जो सामान होता है वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा। दिस इज आल्सो नोन एज द कोरोजन ऑफ आयरन, और इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन गिव अ हग लॉस एवरी ईयर, यानी कि अगर हम बात करते हैं लोहे में जंग लग करके क्या होता है, हर वर्ष बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग की, तो रस्टिंग की प्रिवेंशन से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को बचाया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है कि फॉर रस्टिंग आयरन मस्ट कम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, रस्टिंग के लिए क्या होता है, आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आना जरूरी होता है। रस्टिंग इज अ प्रिवेंटेड बाय द प्रिवेंटिंग द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रस्टिंग को अगर बचाना है तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर यानी कि वातावरण में जो नमी है उसको, और आयरन के जो बने भी आर्टिकल सामान होते हैं उनको संपर्क में आने से बचाना होगा। ये कभी क्या करते हैं, डन किए जाते हैं, यानी कि प्रिवेंट किए जा सकते हैं रस्टिंग को, इसके द्वारा पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, इलेक्ट्रोलाइटिक और एलॉयस बना करके। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेंटिंग कर देते हैं, ग्रीस कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रो पेंटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रो पेंटिंग में होता क्या है बेटा, अगर आपके घर में क्या होगा, गेहूँ रखने वाला जो ड्रम होता है ना, उस पर देखेंगे तो वाइट कलर का पेंटिंग किया जाता है। तो वास्तव में अगर हम बात करते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर रस्टिंग का कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो उसको इलेक्ट्रो पेंटिंग के द्वारा कुछ दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं तो मेटल को हम एलॉयस बना करके भी रस्टिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। अब मेटल को एलॉयस बनाते हैं मतलब क्या होता है, धातुओं को, अलग अलग धातुओं को मिला करके क्या करते हैं, रस्टिंग बनाते हैं, रस्टिंग से बचाने का काम करते हैं। एलॉयस की बात करते हैं, द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, यानी कि दो या दो से अधिक मेटल का होमोजीनस मिक्सचर होता है और एलॉयस कहलाता है। या फिर बात करते हैं ए मेटल एंड अ नॉन मेटल इज कॉल्ड द एलॉयस, एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर के क्या करते हैं, एलॉयस को बना सकते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, सॉरी, टाइप्स ऑफ एलॉयस की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, फेरस एलॉयस। फेरस एलॉयस का मतलब लोहे की जो एलॉयस होती है उसको फेरस एलॉयस के नाम से जानते हैं। तो एन एलॉयस विच आयरन इज प्रेजेंट, ठीक है, एक एलॉयस जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है उसको फेरस एलॉयस कहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो मैग्नीशियस स्टील, मैग्नीशियस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है 86% और मैग्नीज क्या होता है 13% और कार्बन क्या होता है 1%। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 86% आपका लोहा, 13% आपका कार्बन, सॉरी 13% आपका मैग्नीज और 1% कार्बन मिला करके आपका मैग्नीशियस स्टील का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा तो इसको समझने की बात ये है, तो आप देखिए आगे आता है आपका नॉन फेरस एलॉयस। नॉन फेरस एलॉयस की बात करते हैं तो ऐसे एलॉयस जिसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा नहीं होती है। तो एन एलॉयस डज नॉट कंटेन आयरन, एक ऐसे एलॉयस जिसमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं ब्रास, तो ब्रास बेटा क्या होता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ब्रास में क्या होता है, कॉपर होती है 80%, जिंक होता है 20%, ठीक है, कॉपर और जिंक मिला करके ये बनाया जाता है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज मेडल का नाम सुना आपने, वही चीज़ होती है, कॉपर 90% होती है और 10% आपका टीन होता है। अमलगम की बात करते हैं बेटा, अमलगम क्या होता है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करने का। एन एलॉयस इन विच मर्क्यूरी इज प्रेजेंट, एक एलॉयस जिसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है उसको अमलगम कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सोडियम अमलगम की बात करते हैं, सोडियम अमलगम में क्या होता है, सोडियम और मर्क्यूरी होता है। जिंक अमलगम की बात करते हैं तो जिंक और मर्क्यूरी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयस की बात करते हैं तो एलॉयस की प्रॉपर्टी क्या होती है, एलॉयस आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, जो एलॉयस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं मेटल की अपेक्षा। इट इज हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, यानी कि ये क्या होते हैं, जो सामान्य मेटल होते हैं उसे क्या होते हैं, ज़्यादा कठोर होते हैं। मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये आपको संक्षारण से ज़्यादा बचाव करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे सोल्डर हो गया आपका, जो कि आप रांगा यूज करते हैं ना भाई, तार को जोड़ने के लिए सोल्डर, वो हो गया, जिसमें क्या होता है 80% टीन होता है और 50% क्या होता है आपका लेड होता है। हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जिसके पास क्या होता है कम मेल्टिंग पॉइंट होता है देन द लेड एंड टीन, दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम हो जाती है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयस इज लोअर देन द कंस्टिट्यूट मेटल, यानी कि एक सामान्य मेटल की अपेक्षा क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, वो कम होती है। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। कुछ दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एलॉयस की, जैसे ब्रास की बात करते हैं तो इसमें कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। सोल्डर की बात करते हैं तो उसमें लेड और
टिन का मिक्सर होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे आपका स्टील हो गया, तो स्टील की बात करते हैं तो बेटा स्टील के अंदर क्या होता है, आपका 99.95% क्या होता है, आयरन होता है, 0.05% कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो उसमें 74% आपका आयरन होता है, 18% आपका क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है। तो इस तरीके से बेटा क्या किया गया है, आपको ढेर सारे एलॉयज़ का नाम और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1-2 पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो मेटल एंड नॉन मेटल की डिफरेंस की बात करते हैं, तो जनरली अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स शाइनिंग होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग नहीं होते हैं। मेटल्स के अंदर क्या होता है बेटा, तो मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी पाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी नहीं होती है। ऐसे ही क्या होते हैं, ढेर सारे डिफरेंस पाए जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल में। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में क्लास 10th की बायोलॉजी को पढ़ेंगे, पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और आप बने रहिए हमारे साथ लाइफ प्रोसेस को भी पढ़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।